आप जितनी मर्ज़ी रातें मुझे अपने पास रख लें, जब आपका दिल भर जाए तो मुझे छोड़ दीजिएगा। लेकिन खुदा का वास्ते मुझसे निकाह कर लें। विमल शहर के सबसे बड़े बिज़नेस टाइकून की हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी। सुल्तान कुछ अरसा पहले पाकिस्तान आया था। उसने अपने दादा का बिज़नेस सँभाला था। विमल उसी की ही ऑफ़िस में ही काम करती थी। एक बार गलतफ़हमी की बुनियाद पर निमल ने उसे थप्पड़ मारा। उसने निमल को ऑफ़िस से निकाल दिया। और 5 महीनों के बाद निमल उसके पास लोन लेने के लिए आई थी, क्योंकि उसके बाप को कैंसर था। तैमूर ने उसे एक रात का मुतालबा किया और बेनिकाह के फ़ौरन बाद पहली रात उसने निमल, हाँ तो मिस निमल, कैसा महसूस हो रहा है आपको? दोबारा इस इंसान के सामने खड़े होकर मदद की भीख माँगना जिससे आप बेतहाशा नफ़रत करती हैं। तैमूर साहब ने निमल को खूंखार नज़रों से घूरते हुए तंज़िया अंदाज़ में कहा। निमल का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया था। उसने कभी वहमो-गुमान में भी नहीं सोचा था कि दोबारा मदद के लिए उसे इस इंसान के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। आई एम रियली सॉरी, उसने धीमी आवाज़ में मिनमिनाते हुए कहा। पहले जो कुछ भी हुआ है ना, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे वो कबूल है, लेकिन प्लीज़ मेरी मदद कर दें। आंसू मोतियों की तरह उसकी आँखों से टूट कर उसके गालों पर जमा होने लगे थे। तैमूर ने एक लम्हे के लिए मज़बूती से अपने लब भींचे। उसका दिल सिर्फ़ पल भर के लिए मोम बना था, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से अपने दिल को पत्थर का बना लिया था। इसने मत सज़ा तो मैं आपको दूँगा, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ ही नहीं है। वो गुस्सीले लहजे में दाँत पीसते हुए बोला। विमल के हाथ परेशानी के मारे सीने से भीग गए थे। वो नहीं जानती थी कि ये शख्स उसे कौन-सी सज़ा देने वाला है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि आज अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स का सौदा करके वो अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाएगी। बस इसी चीज़ ने उसे अब तक मोटिवेट किया हुआ था। ऑफ़िस में काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। तैमूर ने बहुत ठहरे हुए अंदाज़ में जब अपना मुतालबा विमल के सामने रखा, उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। क्या हुआ है? हैरान क्यों हो गई हो? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह 50 बार सीट स्टैंड करवाऊँगा? अपनी इस बात पर वो खुद ही खिलखिलाकर हँस पड़ा, लेकिन उसकी हँसी काफ़ी खोखली थी। असल में ऐसा कैसे कर सकती हूँ? विमल ने सरसराते हुए लहजे में बामुश्किल अल्फाज अदा किए थे। तो फिर ठीक है, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, विमल तेज़ी से बोल पड़ी। ठीक है। उसका लहजा भीगा हुआ था और आंखें आंसुओं से तर थी। तैमूर ने इसे एक रात अपने साथ गुजारने के लिए कहा था। मिस्टर तैमूर, मैं आपके साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। वो अपनी उंगलियों को चटखाते हुए बामुश्किल बोल पाई थी। ये मेरी एक छोटी सी शर्त है, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। आप मुझे बेशक 50 रातों के लिए अपने पास रख लें। आप मुझे इस वक्त तक अपने साथ रखे रखिए जब तक आपका दिल मुझसे भर नहीं जाता, लेकिन प्लीज़ मुझसे निकाह कर लीजिए। निकाह के बगैर मैं आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बना सकती हूँ। आंसू उसकी पलकों की बाड़ तोड़कर उसके कपड़ों में जज़ब होने लगे थे। तैमूर ये सुनकर अजीब से अंदाज में हंसा और मजबूत कदम उठाता हुआ उसके ऐन सामने आकर खड़ा हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी मामूली और 2 टके की औरत से निकाह करूँगा और उसे अपनी बीवी का दर्जा दूँगा? या फिर तुम ये सोच रही हो कि मुझसे निकाह करके और मेरी बीवी बनकर तुम मुझे काबू में करने में कामयाब हो जाओगी? विमल के गाल शर्म के मारे तपने लगे थे। उसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया और अपने हाथों की पुश्त से आंसू साफ करते हुए तेज़ी से बोली। कसम उठा कर कहती हूँ, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि अगर आपके साथ एक रात गुज़ारूँ तो मुझे गुनाह ना मिले। ओह! मिस निमल, मैं कैसे भूल गया था। आप तो एक इंतहाई पाकीज़ा और मौलानी किस्म की लड़की हैं। सुनकर निमल ने अपने अंदर उठते हुए लावे पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था, क्योंकि वो इस वक़्त उस पर गुस्सा करने की पोज़ीशन में नहीं थे। इस वक़्त वो इस इंसान के रहमो करम पर थी, जबकि तैमूर उसके चेहरे के तासुरात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। उसे शुरू से इस लड़की को अपनी उँगलियों पर नचाने का बहुत शौक था। उसने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, लेकिन निमल उसके काबू में ही नहीं आ रही थी। अभी एकदम से किस्मत तैमूर पर मेहरबान हो गई थी और निमल पके हुए फल की तरह खुद ब खुद उसकी झोली में आ गिरी थी। तो मैडम साहिबा कह रही हैं कि मैं उनसे निकाह कर लूँ। थोड़ी देर के वक़्फ़े के बाद वो फिर से बोला। विमल ने ना चाहते हुए भी हाँ में गर्दन हिला दी। ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे साथ, पहले ये काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं अपना मतलब पूरा करूँगा। तुम जैसी लड़कियों को ये बात बावर करवाऊँगा कि तुम जैसी औरतों की क्या औकात होती है। नफ़रत भरे अंदाज़ में कहता हुआ वो तेज़ी से ऑफ़िस से बाहर निकला। विमल भी अपने आंसू पीती हुई खामोशी से उसके पीछे चल दी थी। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद फ़रमाना। उसने बेसाख्ता अपने रब को पुकारा। सब ऑफ़िस वाले उसको अजीबो-गरीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसको उनके बॉस ने ज़लील करके ऑफ़िस से बाहर निकाला था। निमल भी सब लोगों के सामने ये बात बोल कर गई थी कि वो दोबारा कभी इस ऑफ़िस पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी।
लेकिन आज वो इसी ऑफिस में और इसी ज़ालिम शख्स के पास मदद मांगने के लिए आई थी। जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाओ। क्या मुझे तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा? तैमूर की जली बुनी हुई आवाज़ सुनकर वो होश की दुनिया में आई। वो तेज़ी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। तैमूर फिर से उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा था। क्या कर दिया है मैंने? विमल ने इंतहाई मासूमियत से उससे सवाल किया। क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? तैमूर ने उसे तीखे लहजे में पूछा। विमल ने मासूमियत से नफ़ी में गर्दन हिला दी। फिर आगे आकर बैठो। वो पर खा जाने वाले लहजे में बोलता उसे एक बार फिर खौफ से कपकपाने पर मजबूर कर गया था। विमल को ये सोच कर सीने आ रहे थे कि अभी तो तैमूर का उस पर कोई हक भी नहीं था, ना ही इन दोनों का आपस में मजबूत ताल्लुक था, लेकिन इसके बावजूद वो उस पर रौब जमा रहा था, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा था। अचानक ही तैमूर ने जोर से ब्रेक मारी। इससे पहले कि निमल का सर डैशबोर्ड के साथ जाकर लगता, तैमूर ने गैर इरादी तौर पर अपना हाथ आगे की तरफ करके उसे पीछे हटा दिया था। इस दौरान उसका बाजू निमल की धड़कनों के साथ टच हुआ था। अपनी जगह पर बिल्कुल साकन रह गई थी। तैमूर के वजूद में भी बिजली की लहर दौड़ गई। उसने बेसाख्ता निमल से निगाहें चुराई थी। ठंडे लहजे में बोला, अपना सीट बेल्ट बांध लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे मत्थे लगो और मुझे पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़े। वो रूखे लहजे में बोलता निमल को हकीकत में वापिस धकेल चुका था। तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिलेगा? चंद लम्हों की खामोशी के बाद निमल ने फिर से सवाल किया। अब की बार वो मसरूर लहजे में बोला, मुझे खुशी मिलेगी तो मैं तुम्हारा गुरूर खाक में मिलता हुआ देखूंगा। तुम्हें मसला था कि मैं तुम्हारे नज़दीक क्यों आता था, मैं तुम्हारे वजूद में उतरूंगा, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। कहकर तैमूर ने बाएं आंख विंग की तो वो पहलू बदल कर रह गई। उसे तैमूर से बेतहाशा खौफ महसूस हो रहा था। गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के सामने जाकर रुकी थी। एक लम्हे के लिए तो निमल की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो हवेली बेहद खूबसूरत थी और आसपास ढेर सारे गार्ड्स मौजूद थे। यानी तैमूर के बारे में उसने जो कुछ भी सुना था वो बिल्कुल सच था। इंसान वाकई में बहुत बड़ा अमीरज़ादा था। इसी वजह से तो हद से ज़्यादा मगरूर भी था। तैमूर उसे अपने पीछे आने का इशारा करके खुद हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया था। उसका साथ देने के चक्कर में निमल की सांसें बुरी तरह से फूल गई थी। जैसे ही वो हॉल के अंदर दाखिल हुई, सामने बैठे हुए लोगों को देखकर एकदम से कन्फ्यूज़ हो गई और गैर इरादी तौर पर तैमूर के पीछे जाकर छुप गई। उसने तैमूर की शर्ट को मजबूती से अपने हाथों में दबोच लिया था, जैसे वो उसमें छुप जाना चाहती हो। इन लोगों से बचने के लिए तैमूर में पनाह तलाश कर रही हो। न जाने क्यों तैमूर को उसका ये अंदाज बुरा नहीं लगा था। उसने अपने दोस्तों को आंखों ही आंखों से वहाँ से हटने का इशारा किया और मुलाजमा को अपने करीब आने का इशारा किया। अपनी छोटी बेगम साहिबा को कमरे में लेकर जाओ और इनको बहुत ही खूबसूरती से तैयार करना। किसी भी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहनी चाहिए। मुलाजमा अजीब से अंदाज में निमल को ढूंढने लगी थी। निमल को उसका देखना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब वो उसके साथ अंदर दाखिल हुई तो मुलाजमा ने बेशर्म अंदाज में पूछा, बेगम साहिबा तुम यहाँ पर कितनी रातें गुजारने के लिए आई हो? निमल को एक लम्हे के लिए लगा था कि किसी ने उसे चौराहे पे खड़ा करके उसके चेहरे पर जोर से तमांचा मारा हो। क्या वो शख्स इतना गिरा हुआ था जो उससे पहले भी बहुत सारी औरतों को यहाँ पर अपना मकसद पूरा करने के लिए ला चुका था? ये ख्यालातें उसके पूरे वजूद में कपकपी दौड़ गई थी। जबकि मुलाजमा जो कि उसकी तरफ जवाब तलब नज़रों से देख रही थी, निमल के अचानक खामोश होने पर मायूस होगी। साहब ने कहा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। उन्होंने आपके लिए एक ब्यूटिशियन का बंदोबस्त किया हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ पर आती होंगी। विमल ने खामोशी से हाँ में गर्दन हिलाती थी, क्योंकि तैमूर गाड़ी चलाते हुए भी मुसलसल मोबाइल पर ही मसरूफ़ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था, विमल के दिल की हालत गैर होती जा रही थी। उसकी सांस भी घुटने लगी थी। अभी वो इन्हीं सोचों में मगन थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा छोटे भाई की कॉल थी। उसने फ़ौरन से मोबाइल कान के साथ लगा लिया। क्या हुआ है अब्दुल वहाब? अम्मी तो ठीक है। उसने सबसे पहले अम्मी के बारे में ही सवाल किया था। दूसरी तरफ से उसे अब्दुल वहाब की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। बाजी आपके लिए सरप्राइज़ है। मामू ने अम्मी के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दिए हैं और मैंने वो पैसे हॉस्पिटल में भी सबमिट करवा दिए हैं। अभी अम्मी का ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। आप बस दुआ कीजिएगा कि अम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अभी यहाँ पर आ जाए। विमल को लग रहा था जैसे किसी ने उसे नई ज़िंदगी की नवीद सुना दी हो। उसकी आंखें खुशी के मारे भीगने लगी थी। उसने अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा किया और अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, उसका सर किसी भारी चीज़ से जाकर टकराया था। हाय मेरे अल्लाह, मैं मर गई। उसने दर्द से सिसकते हुए कहा और ज़मीन पर बैठती चली गई। जबकि उसके इस अंदाज पर तैमूर फिर से मुस्कुरा दिया था। तुमने अभी तक तैयारी शुरू क्यों नहीं की? अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए तैमूर ने तीखे लहजे में सवाल किया।
मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, ना ही मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे यहाँ से जाने दो। उसकी आंखों में आंखें डालकर दो टोक अंदाज में बोलती उसको ठटकने पर मजबूर कर गई थी। होश में तो हो, जानती भी हो कि क्या कह रही हो? उसे जांचती हुई नज़रों से देखते हुए बोला। वो जानना चाहता था कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ये लड़की अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रही है। विमल ने इस बार भी डरे बगैर उसकी आंखों में आंखें झांक कर जवाब दिया, हाँ मैं मुकम्मल तौर पर होश में हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया कि मैं किसी भी सूरत अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूँगी। मुझे यहाँ से जाने दो। वो फिर से उसके पहलू से निकलने ही लगी थी कि तैमूर ने उसका बाजू पकड़कर एक झटके से उसे अपनी जानिब खींचा। अगले ही पल वो उसे दीवार के साथ पिन कर चुका था। इसलिए मत अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो मैं आपको बावर करवा देता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक नहीं चल रहा है। आपने मुझसे कमिटमेंट की थी और अब आपको हर हाल में अपनी कमिटमेंट को पूरा करना होगा। वो एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोला तो उसकी रूह फना होगी। विमल किसी बिन पानी की मछली की तरह उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी और उसे दूर जाने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन तैमूर उसे बख्शने के लिए तैयार नहीं था। छोड़ो मुझे, छोड़ो! उसे खुद से दूर करने के बजाय तैमूर ने मज़ीद नज़दीक कर लिया। अब उसकी सांसों की तपश अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। तैमूर की उँगलियाँ मुसलसल उसकी कमर पर हरकत कर रही थी। मुझे हाथ मत लगाओ। विमल ने उसके हाथों को पकड़ना चाहा, लेकिन तैमूर ने अपनी उँगलियाँ उसके हाथों में फंसा कर उसके दोनों बाजू ऊपर की तरफ उठाकर दीवार के साथ लगा लिए थे। वो उसकी गर्दन में झुक गया था। उसके बालों से उठने वाली खुशबू से मदहोश हो रहा था। जैसे ही निमल को अपनी गर्दन पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ, वो चीखते हुए बोली, प्लीज़ ऐसे मत करो, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है मिस निमल, लेकिन अगर तुमने शराफत के साथ इस निकाह के लिए हामी ना भरी तो मैं बगैर रिश्ते के बहुत कुछ कर गुजरूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो सब कुछ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। कहते हुए वो उससे दूर होकर खड़ा हो गया था। विमल ने बेख्तियार अपनी गर्दन पर हाथ रखा, जहाँ पर उसे अभी भी दर्द की टीसें उठती हुई महसूस हो रही थी। तुम एक बहुत ही बुरे और ज़ालिम इंसान हो, मुझे तुमसे नफरत है। वो हलक के बल चीखते हुए बोली। तैमूर ने इंतहाई बेजार अंदाज में उसके चेहरे को घूरा और तीखे लहजे में बोला, तरखाब के पट तो तुम्हें भी नहीं लगे हुए मैडम, तुम भी एक इंतहाई फजूल औरत हो। जहाँ तक तुमसे निकाह का सवाल है तो तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि इसके पीछे क्या वजह है। चलो अब जल्दी से नीचे आओ, इसे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस रूप में भी गज़ब ढहा रही है और मुझे वैसे भी तो जो कुछ चाहिए उसके लिए उसे इतनी तैयारी की ज़रूरत भी नहीं है। तैमूर ने बाहर खड़ी मुलाजमों को एक नया हुक्म सादिर किया और ख़ुद फिर से कमरे से बाहर निकल गया था। मुलाजमों से खींचते हुए बाहर लाई थी। विमल के सर पर सुर्ख रंग का जाली का दुपट्टा मौजूद था। उसे रह रहकर अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन इस हवेली में इस कदर गार्ड्स और सिक्योरिटी थी कि वो वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ उसका ध्यान बार बार भटक कर हॉस्पिटल में मौजूद अपनी अम्मी की तरफ भी जा रहा था, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। जैसे उसका निकाह हुआ वो तेज़ी से उठ खड़ी हुई। प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल जाने दो, मेरी अम्मी का ऑपरेशन हो रहा है। ये सुनकर तैमूर के लबों पर जानदार मुस्कुराहट फैल गई थी। ओह, तो इस वजह से तुम उससे निकाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम्हें किसी और तरफ से मदद मिल गई थी। उसकी कमर में बाजू डालकर उसे खुद से नज़दीक करते हुए बोला। विमल उसके चेहरे को घूर कर रह गई। उसने ज़िंदगी में बेतहाशा कमीने इंसान देखे थे, लेकिन तैमूर का मुकाबला करने वाला आज तो कोई पैदा ही नहीं हुआ था। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आज रात की इजाज़त देता हूँ। उसके बाद तुम्हें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी होगी। दोबारा तुम्हें बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। उसके गालों को अपनी उँगलियों की पूरों से छूते हुए बोला। एक बार फिर से उसे कँपाने पर मजबूर कर गया था। विमल को जैसे ही इजाज़त मिली वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागी थी। लेकिन लाउंज का दरवाज़ा लॉक्ड था। इस वक्त तक सारे मेहमान भी आहिस्ता-आहिस्ता निकल चुके थे। तैमूर ने उनसे वादा किया था कि कुछ दिनों के बाद वो उन्हें डिनर पर लेकर जाएगा। फ़िलहाल के लिए वो उसे और उसकी ज़बरदस्ती की बीवी को अकेला छोड़ दे। उसके दोस्तों ने भी कोई एतराज़ नहीं किया और वहाँ से चले गए। अब निमल और तैमूर भी लाउंज में ही रह गए थे। दरवाज़ा लॉक्ड क्यों है? वो घबराए हुए लहजे में बोली थी। उसे तैमूर का अंदाज़ देखकर खौफ महसूस हो रहा था। तैमूर ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे को ओपन करने के लिए तुम्हें कुछ देना होगा। ये कहते उसके होंठों को अपने फोकस में ले चुका था। विमल जो कि पहली हद से ज़्यादा घबराई हुई थी, अपनी माँ के बारे में मुसलसल सोचे जा रही थी, उसकी इस फरमाइश पर गुस्से से उड़कर रह गई थी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे ये तुम्हें किसने कह दिया है? तुम ही तो हो जो मुझे वो सब कुछ दे सकती हो, जिसकी मुझे ज़रूरत है। तैमूर ये बोलता उसकी धड़कनों के साथ छेड़खानी करने लगा। मस्ती भरी सिसकी विमल के लबों से निकली। इसे सुनकर तैमूर मज़ीद बेकाबू होने लगा था। उसे अपनी गोद में उठाकर सोफ़े की तरफ बढ़ने लगा। विमल ने नीचे उतरने की कोशिश की,
लेकिन तैमूर ने उसे मजबूती से अपने अंदर खींच लिया था। उसकी गिरफ्त में फिर से बुरी तरह से फंस चुकी थी। तैमूर ने उसे बहुत ही एहतियात के साथ सोफे पर लिटाया और उसके ऊपर साया फिगन हो गया। निमल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तैमूर ने उसके लबों पर उंगली रखकर उसकी आवाज़ को भी दबा दिया था। निमल उसको सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। मुझे इस तरह से मत देखो लड़की, वरना मेरे लिए खुद पर काबू पाना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारी सारी रात यहीं पर ही गुजर जाएगी। कहते हुए तैमूर ने उसकी शर्ट में अपना हाथ डाला। निमल ने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तैमूर अपने बाएं हाथ से उसके दोनों हाथ कंट्रोल में ले चुका था। अब तैमूर का दायां हाथ बहुत ही प्यार से उसकी धड़कनों को आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा था। निमल बेचैनी से पागल होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये इंसान उसे चाहता क्या है। जिंदगी में पहली बार उसे किसी इंसान को समझना मुश्किल लग रहा था, और वो था मिस्टर तैमूर, जो कि धूप छाँव जैसी शख्सियत का मालिक था। थोड़ी देर पहले वो उसे ऐसा बर्ताव कर रहा था कि निमल को लगा था कि वो उसके साथ जानवरों की तरह पेश आएगा, और अभी वो उसे बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पागल कर रहा था। इसी देर में निमल की सांसें फूलने लगी। उसने तेजी से तैमूर की गर्दन में बाजू डाले और उसी के सहारे उठने की कोशिश की। उसके लब तैमूर के कानों के साथ टच हो रहे थे, जबकि तैमूर के लब उसके गालों को छू रहे थे और उसकी सांसें निमल के कानों को महका रही थी। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ अभी नहीं। निमल ने बामुश्किल इतना ही कहा था कि तैमूर फिर से गुस्ताखी करने लगा। अब की बार तैमूर ने उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसको शोल्डर से नीचे की तरफ खिसकाया। जैसे ही तैमूर की नज़र वहाँ पर मौजूद तिल पर पड़ी, वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया और अगली पल वो उसके तिल पर भी झुक गया और वहाँ पर अपनी जुनूनी निशानात छोड़ने लगा था। छोटी सी दान-पान से निमल उसकी गुर्बत में बुरी तरह से पागल हो रही थी। उसके दिमाग से सारी टेंशनें आहिस्ता-आहिस्ता निकलती जा रही थी। अब उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो इस इंसान से कैसे रिहाई इख्तियार करे, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता उसके पूरे वजूद पर काबिज़ हो रहा था। निमल ने जब उसकी गिरफ्त को थोड़ा-सा ढीला पाया तो वो फिर से सोफ़े से उतरने के लिए सीधी हुई, मगर तैमूर ने उसकी टाँगों से पकड़कर उसे खींचकर फिर से अपने करीब कर लिया था। निमल उसकी गोद में बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ तैमूर के सीने पर रखे हुए थे। निमल की शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। उसकी धड़कनें तैमूर की आंखों के सामने थी। तैमूर ने वहाँ पर मौजूद आखिरी पर्दा भी हटा दिया था। इससे पहले कि वो उसके सीने में अपना मुँह छुपाया था, निमल ने बेख्तियार उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे सोफ़े के साथ टिका दिया। तैमूर पहले हैरान हुआ, फिर खुमार भरे अंदाज में मुस्कुरा दिया। मुझे तुम जैसे ही ज़ख्मी शेरनियाँ ही पसंद है। उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोल्ड लहजे में बोला। निमल, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात गुजारूंगा, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जितनी मस्ती तुम्हारे अंदर भरी हुई है ना, उसके लिए एक रात काफ़ी नहीं होगी। अब मैं इस वक्त तक तुम्हें अपने साथ रखूंगा जब तक तुमसे मेरा दिल बढ़ नहीं जाता है। ये कहकर तैमूर ने उसकी धड़कनों को ज़ोर से दबाया तो निमल सिसकते हुए उससे दूर हटने लगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वो उसके शिकंजे में पूरी तरह से फंसी हुई थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते तैमूर, सहमे हुए लहजे में बोली। मैं तुम्हारे साथ जैसा चाहूँ वैसा सलूक कर सकता हूँ निमल, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। ये कहकर तैमूर ने अपने हाथ उसके बालों में फंसा लिए थे। एक बार फिर से उसका चेहरा अपने चेहरे के नज़दीक ला चुका था। तैमूर की नाक निमल की नाक के साथ टच हो रही थी। उसके हाथ अभी भी निमल के पेट पर ही गर्दिश कर रहे थे। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, इस वक्त मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है। निमल फिर से उसकी मिन्नतें करने लगी। ठीक है, एक शर्त पर जाने दूंगा, अगर तुम अगले 2 मिनट तक मुसलसल मुझे किस करोगी, इस दौरान एक सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं हटोगी। निमल को उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा था। हम यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं मिस्टर तैमूर। इसके तरह अजीब अंदाज में बोली थी कि तैमूर के लिए अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो गया था। जब वो हंसा तो उसकी आंखों से खुमार भी गायब हो चुका था। उसने आगे बढ़कर निमल की शर्ट के बटन बंद किए, उसके गालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, मुझे तुम्हें गुर्बत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी सिखानी होंगी। इसमें से एक चीज़ सबसे अहम है, वो ये कि जब आप एक दूसरे के करीब जाते हैं और आप एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं, तो उसमें आगे पीछे की और फालतू बातें नहीं करते, क्योंकि इस तरह से आपका ध्यान भटक जाता है और सिर्फ एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत भरी बातें करते हैं। तैमूर के दो टोक अंदाज पर वो बस उसके चेहरे को देख कर रह गई थी। तैमूर उसे अपनी गोद से हटाकर साइड पर बैठ गया था और ख़ुद भी अपना हुलिया दुरुस्त करने लगा था। चलो तुम यहाँ से जाओ अब, लेकिन कल सुबह 8 बजे मेरे घर आ जाना। मुझे लेट आने वाले लोगों से शदीद नफ़रत है। इस बात का अंदाज़ा तुम्हें ऑफ़िस में ही हो गया होगा। अभी जो कुछ हमने यहाँ पर अधूरा छोड़ा है, यहीं से ही शुरुआत करेंगे। कल मुझसे फ़ालतू के सवालात मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तैमूर ने कहकर उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। इमल का चेहरा फिर से शर्मिंदगी के मारे लाल होने लगा था। क्या वो सिर्फ़ इसी वजह से उसकी ज़िंदगी में आई थी? उसने अपने आप से सवाल किया
اور پھر خود ہی اپنے آپ کو جواب دینے لگی کہ وہ واقعی میں صرف اسی چیز کے لیے تیمور کی زندگی میں شامل کی گئی تھی۔ دروازہ لاکڈ ہے۔ وہ پھر سے لاؤنج کے دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس دروازے کی چابی 2 منٹ کے لیے دے، اگر تم وہ کرو گی تو میں تمہارے لیے دروازہ بھی کھول دوں گا، ورنہ تم یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈ لو۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ ایما کو یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ یہی سوچ کر آس پاس دیکھنے لگی۔ اس کی نظر کھڑکی پر پڑی تھی، جو کہ کافی بڑی تھی اور کھلی ہوئی تھی۔ یہاں سے باہر چھلانگ لگانا بھی بہت آسان تھا۔ وہ جب کھڑکی کی طرف بھاگی تو اسے ایک بار پھر سے تیمور کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ایک نمبر کا ظالم اور بے حس انسان ہے یہ، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ابھی بھی اپنی دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ جو کچھ ابھی ان دونوں کے درمیان ہوا تھا اسے بولنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ تیمور اس کی زندگی میں اور اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد تھا، شاید اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑنے والا پہلا انسان تھا جسے وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ تیمور کے گھر سے کافی فاصلے پر آ چکی تھی جب اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے برابر میں آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تیمور کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ یہاں پر پھر سے وہی سب کچھ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اس کے ارادوں کو بھانپتا ہوا تیمور تیزی سے بولا، اس وقت تمہیں کوئی بھی ٹیکسی یا گاڑی نہیں ملے گی اور اس وقت رائڈ بھی اویلیبل نہیں ہوگی۔ چلو آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، مجھے تمہارا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم خود سے نہیں بیٹھو گی تو مجھے تمہیں زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانا پڑے گا۔ تمہارا رشتہ جیسا بھی ہو اور جس طرح مرضی بنو، لیکن ہو تو تم میری بیوی۔ جب تک تم میری بیوی رہو گی تب تک تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ ہر بار نہ جانے کیوں اسے اس چیز کا احساس دلاتا تھا کہ ان دونوں کا رشتہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا، اور یہی چیز نیمل کو بھی تکلیف پہنچاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کی دھمکی سے ڈر کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تیمور بہت ہی آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اگر ہم اس سپیڈ سے چلتے رہے تو 2 دن بعد ہی پہنچیں گے، جلے ہوئے لہجے میں بولی۔ تیمور نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی سی تیز کی تھی۔ ایک جگہ پر جا کر اس نے جان بوجھ کر گاڑی روک دی تھی۔ سوالیہ انداز میں تیمور کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولتا اسے پھر سے غصہ دل آ گیا تھا۔ تیمور گاڑی سے نیچے اترا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی اتر گئی تھی۔ اسی وقت ہی ایک ٹیکسی نیمل کو دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ٹیکسی کو روک دیا تھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، آپ اپنا سسٹم دیکھ لیجیے گا۔ اسے منہ چڑھاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ تیمور نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر جانے کی کوشش کی میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ نیمل نے اس بار اس کی دھمکی کو مذاق میں اڑایا اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ ابھی تک اس کی امی جان کا آپریشن ہو رہا تھا۔ باہر عبدالوہاب کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور زور و شور سے اپنی ماں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ ابھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اسے اس پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتی یا پھر اس کا بھائی اگر اسے تھوڑا جلدی بتا دیتے تو شاید وہ یہ سب کچھ نہ کرتی۔ اس پر اس نے عبدالوہاب کو بھی اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ بیچارہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ کامتے ہوئے لہجے میں بولا، باجی میں تو بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ نیمل کے ماموں شمس صاحب بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ دراصل نیمل کی امی نے اپنی مرضی سے بھاگ کر شادی کی تھی